प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए अग्रज आलोचक, प्रसिद्ध टिप्पणीकार वंशीधर उपाध्याय सर का ज्ञानेंद्र पति पर एक महत्वपूर्ण लेख आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए। जनमन वेदना के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। जनमन वेदना के कवि ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का परिचय उनकी काव्य यात्रा है, क्योंकि वह जहाँ भी गए हैं अपनी लोक उन्मुख सांस्कृतिक बोध से हिंदी काव्य धारा को समृद्ध करते रहे हैं। वस्तुतः ज्ञानेंद्र पति लोक उन्मुख सांस्कृतिक बोध के कवि हैं। उनकी कविताएं मानवीय राग से आबद्ध, संघर्षरत आम आदमी के पक्ष में खड़ी होती है और जन शत्रु तथा जीवन शत्रु के मिथ्याओं को अनावृत कर देती है। इसलिए ज्ञानेंद्र पति की कविताएं कई स्तरों पर आकर्षित करती हैं। आकर्षण इस रूप में और ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनके काव्य संसार से गुजरने के बाद पाठक के सामने एक नई दुनिया निर्मित होती है। यह दुनिया जहाँ खुशी और संभावनाओं के बीज बोए जाते हैं। 5 दशकों से अधिक अपनी काव्य यात्रा को तय करने के बाद भी ज्ञानेंद्र पति के यहाँ प्रेम, संघर्ष, वैचारिक और सांस्कृतिक पक्षधरता इतना अधिक ऊर्ध्वगामी है कि पाठक चकित हो जाता है। कवि का मानना है कि कविता बेशक अपने समय से जूझकर हासिल की जाती है, लेकिन उसकी भविष्य उन्मुखता ही उसकी न मुरझाने वाली नवीनता का बाइस होती है। ज्ञानेंद्र पति की काव्य अनुभूति मानवीय अनुभव का हिस्सा है। वास्तविक अर्थों में मानवीय अनुभूति काव्य अनुभूति की संज्ञा तभी पाती है जब वह अर्थवान को कहीं अधिक सौदेश्यता के साथ संगठित कर पाती है। काव्य अनुभूति का वास्तविक काम है समान अनुभूति को कहीं अधिक अर्थवान ढांचे में संगठित करना, और ज्ञानेंद्र पति की काव्य अनुभूति की बुनावट में यह सौदेश्य स्पष्ट रूप में दिखती है। ज्ञानेंद्र पति की कविताओं में जीवन और प्रकृति को समझने की जो वैचारिक ललक है, वही उनकी काव्य अनुभूति को प्रकृति के अंधा अनुकरण से बचाती है और सच्ची कविता के पथ पर अग्रसर करती है। उनके पहले संग्रह की कविता एक गर्भवती औरत के प्रति 2 कविता को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यह तुम्हारा उदर ब्रह्मांड हो गया है। यह तुम्हारा उदर ब्रह्मांड हो गया है, इसमें क्या है? एक बन रहा है शिशु भर, झिल्ली में लिपटी मांस पहनती चिंता बस। झिल्ली में लिपटी मांस पहनती चेतना बस। कितनी फैलती जा रही है परिधि तुम्हारे उदर की, तुम क्या जानो कि अंतरिक्ष तक चली गई है यह विरूप गोलाई, और ये पेड़ पौधे मकान सड़कें मैं यह पोल, वह कुत्ता उछलता
वह मेढक रंभाती गाय बाढ़ करता माली, क्षितिज पर का सूरज सब उसके अंदर चले गए हैं और तुम भी। यहाँ कवि प्रश्नमूलक जिज्ञासा के साथ केवल स्त्री के उदर को नहीं देख रहा, वह भविष्य की उस आहट को महसूस कर रहा है जिसके निर्माण में पूरी प्रकृति है। हाँ, ध्यान रहे, यहाँ उदर का ब्रह्मांड में बदलना सिर्फ प्रकृति का अनुकरण नहीं है और न ही इस बदलने की क्रिया में कोई एक शक्ति या नियामक है, बल्कि इस निर्माण में एक सामूहिकता है जो प्रकृति और मानव के सहभाव से निर्मित हो रही है। इसलिए यहाँ पेड़ पौधे, मकान, सड़कें, पोल, कुत्ता, उछलता हुआ मेढक, रंभाती हुई गाय, बाड़ा करता माली, क्षितिज पर का सूरज सभी निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हैं। कविता की अगली कड़ी में सामूहिक सहभाव के इस आग्रह में कवि परिवेश का चित्रण नहीं भूलता है। इस चित्रण में कवि की काव्य अनुभूति संघनित होकर जिस विद्रूप यथार्थ को रचती है वह कवि का युग सत्य है। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से जो व्यवस्था निर्मित हुई है उसे आमजन, खासकर आदिवासी समुदाय के जीवन को तबाह कर दिया है। उसकी दमनकारी प्रवृत्ति ने विकास के नाम जो व्यूह रचना की है उसमें क्रूरता चरम पर है। विकास के नाम पर जो रचा जा रहा है, क्या उसके तरफ कभी हमने ध्यान दिया है? उन आदिवासियों के जीवन का हिसाब कौन देगा जिसके जीवन जंगल और जमीन के दोहन से चमचमाती सड़कें, बड़ी बड़ी कंपनियां निर्मित हो रही हैं। यहाँ कनखजूरा का बिंब एक अति साधारण मानव भ्रूण से है जिसे यह व्यवस्था कभी भी दरकिनार कर सकती है। इस क्रूरता को चित्रित करते हुए कवि उस वर्ग शत्रु की पहचान करता है जिसके लिए श्रमशील जनता का अस्तित्व मात्र एक कनखजूरे जैसा है। यहाँ कवि अपने युग सत्य से लड़ते हुए अपने वर्ग सत्य की ओर अग्रसर होता है, जहाँ उसकी पक्षधरता भी साफ होती है। ज्ञानेंद्र पति की शुरुआती दौर की कविताओं को पढ़ते हुए नक्सलवाड़ी आंदोलन की धमक साफ तौर पर सुनाई देती है। यह आंदोलन बंगाल के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और अधिकांश प्रबुद्ध भारतीय जनमानस के दिलो दिमाग में अपनी पैठ बना लिया। जीवन जंगल और जमीन की लड़ने वाले मजदूरों पर पुलिसिया दमन और सत्ता के क्रूरतापूर्ण व्यवहार की तीखी आलोचना करते हुए इस दौर के लेखकों ने प्रतिरोध के संघर्ष को और धारदार बनाया है। नक्सलवाड़ी आंदोलन से जुड़े लेखकों ने इस तरफ जहां सत्ता के दमनात्मक प्रवृत्ति को विश्लेषित किया, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाली वैचारिक दृष्टि को भी व्यापक बनाया। हिंदी कविता में धूमिल, आलोक धनमा, गोरख पांडे, ज्ञानेंद्र पति आदि इसके प्रमुख नाम हैं। इस आंदोलन को सत्ता द्वारा दबाने की हर संभव कोशिश की गई जो आज भी बदस्तूर जारी है। धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसात्मक रूप से उग्र होता गया और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटकने लगा।
धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसात्मक रूप से उग्र होता गया और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटकने लगा। कविताएं नारे में तब्दील होने लगी और सत्ता के वास्तविक चरित्र को देखने का नजरिया एक रेखी हो गया। सत्ता के सातिर चरित्र को समझने के लिए जिस बड़े फलक की जरूरत थी उसे केवल इस तेवर की कविताओं से नहीं समझा जा सकता था। सत्ता के नए समीकरण और रूप बदल रहे थे, उसकी चालाकियां बढ़ गई थी, लोकतंत्र का स्वरूप बदल रहा था, मनुष्य के जीवन में नए तरह के बदलाव आ रहे थे और इस बदलाव की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव चरित्र में आया, चाहे वह सत्ता का हो या व्यक्ति का। इन बदलावों को समझने के क्रम में मुक्तिबोध की कविताओं ने जो रूप विधान तैयार किया था उसको ज्ञानेंद्रपति ने और व्यापक बनाया। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह संशयात्मा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रतिरोधी तेवर की कविताएं नारे में बदलने लगती हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रपति के यहाँ ऐसा नहीं होता है। ज्ञानेंद्रपति की कविताएं प्रतिरोध के स्वर को तीक्ष्ण बनती हुई अपनी काव्यात्मकता को नहीं छोड़ती हैं। इन कविताओं में देशज शब्दों की बहुलता है, लेकिन तत्सम से दुराव का कोई आग्रह नहीं है। जो शब्द अनुभूति को व्यक्त करने में सार्थक हुए हैं वह उतना ही सहजता के साथ कवि के यहाँ ग्राह्य हैं। ज्ञानेंद्रपति की कविताओं में प्रतिरोध और लोक अनुभूति की बोध का अर्थवान विस्तार है। उनका काव्यात्मक बोध इतना घनित है कि वह एक नई काव्य भाषा इजाद कर लेता है। उनका काव्यात्मक बोध इतना घनित है कि वह एक नई काव्य भाषा इजाद कर लेता है। ज्ञानेंद्रपति के काव्य संसार से गुजरते हुए काव्य भाषा की नई वानगी को महसूसा जा सकता है। ज्ञानेंद्रपति की कविताएं राजधानी की डाइनिंग हॉल से नहीं बल्कि जंगल दर जंगल, गांव दर गांव, शहर दर शहर भटकते हुए जीवन अनुभव के ताप से उपजी है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में वस्तु पक्ष और आत्मा पक्ष का एक समन्वय दिखता है। नई कविता के इस बुनावट को इंगित करते हुए मुक्तिबोध ने ठीक ही लिखा है। यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में या यूं कहिए कि संस्कृति के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति तथा शिल्प में आत्मपक्ष और वस्तु पक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। ज्ञानेंद्रपति की कविताएं मुक्तिबोध के इस सिद्धांत का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करती है। इनकी एक कविता है कर्म का संगीत। इस कविता में कर्म का संगीत जीवन के संगीत में बदल जाता है, जहां निर्जीवता भी सजीव रूप में आ जाती है। कपड़े पछीटता हुआ आदमी अपने अनजाने संगीतकार बन जाता है, संगीत में मस्त हो जाता है। क्रम का संगीत धीरे धीरे बन जाता है, संगीत का क्रम धूल जाता है। कपड़े का देहाकार दुख मन तक निखर जाता है। तब कभी मध्यम आवाज में कहता है, कपड़ा बहुत हुआ छोड़ भी दो, तुम्हें काम करना है या पता नहीं, मेरे आगे उज्जवल भविष्य है पसीने की महक वाला। इस कविता को पढ़ते हुए कार्ल बूसर का वह कथन याद आता है जो उन्होंने संगीत को परिभाषित करते हुए लिखा है, लय, संगीत और कविता
आदि मानव के श्रम से पैदा हुई है। शारीरिक परिश्रम उस दशा में अत्यंत आसान हो उठता है जब कार्य एक लय के साथ किया जाता था। हाथ से सामूहिक रूप में काम करते समय शक्ति का एक संग्रहित रूप उपस्थित हो जाता था और इस प्रकार मांसपेशियों के कार्य में जब अधिकतम शक्ति लगाने लगती थी तो अपने आप एक स्वर फूट पड़ता था। इन स्वरों पर आदि मानव ने शब्दों का पर्दा चढ़ा दिया और वह संगीत बन गया। कर्मरत लय को शब्दगत लय में ढालना ही वस्तुपक्ष के साथ आत्मपक्ष का समन्वय है। इस कविता में कर्मरत मनुष्य अपनी क्रिया में एक लय पैदा कर रहा है। उसी क्रियात्मक लय को कवि अपनी आत्म अनुभूति से तराश कर काव्य अनुभूति में बदल देता है, जहाँ कवि का वस्तु पक्ष और आत्म पक्ष एकाकार हो जाता है और निर्जीव वस्तु भी अपने पूरी सजीवता के साथ उपस्थित हो उठती है। यहाँ कपड़ा अपना उज्जवल भविष्य वहां देख रहा है जहां पसीने की महक है। दरअसल यह कपड़े की भविष्य की उज्ज्वलता नहीं बल्कि कवि के काव्य अनुभूति की उज्ज्वलता है जिसे वह पसीने की महक के साथ बचाए रखना चाहता है। ज्ञानेंद्रपति के काव्य संग्रहों से गुजरते हुए यह अनुभूति बार बार होती है कि उन्होंने कोई महाकाव्य तो नहीं लिखा, लेकिन उनका अधिकांश संग्रह अपने पूरे कलेवर में एक महाकाव्य हैं। संशयात्मा की अधिकांश कविताएं जहां हाशिए पे खड़े लोगों की कारुणिक दस्तावेज हैं, तो वहीं गंगा बीती बनारस की सांस्कृतिक विविधता का आत्मलाभ मनु को बनाती मनई में प्रेम और जीवन की अथाह गहराइयों का प्रवाह है, तो कविता भविता में समय के संघर्ष और विडंबना को तर्ज करता हुआ कविता का नवीन काव्य शास्त्र। एक सच्चे कलाकार के लिए कला की यात्रा जीवन की यात्रा से अलग नहीं होती। इस यात्रा में कुछ पड़ाव और संघर्ष होते हैं। इन्हीं जीवन संघर्षों से गुजरते हुए वह ऐसी निर्मित करता है जिसका अनुकरण संभव नहीं है। जब कलाकार अपनी अनुभूति को परंपरा और जीवनानुभव के आंच पर तपाता है तभी ऐसी कलाकृति सामने आती है। जैसे लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा, विसेंट वैन गो की तारों भरी रात, M.F. हुसैन के घोड़े, जीवनानंद दास की बनलता सेन और ज्ञानेंद्रपति की चेतना पारी। यह कविता मनुष्य के भीतर प्रेम की सात्विक अनुभूति का संचार करती है। ड्रामा में एक याद को सहेजते हुए कवि अपनी स्मृतियों को क्रियात्मक रूप में ढालता है। यह कविता हमारी इंद्रिय संवेदनाओं में डूब जाती है और समय के थपेड़ों के बीच उसका टेक चेतना पारी कैसी हो मन के गहराइयों में बैठ जाता है। चेतना पारी की स्मृति कवि के यहाँ शमशेर की दूब जैसी अटकी हुई है, जो बनलता सेन की तरह सुकून देती हुई पाठक मन को झंकृत करती है। महासागरी जीवन के बीच प्रेम की ऐसी अनुभूति विश्व कविता में शायद ही मिले। कविता क्या है और कवि क्यों कविता लिखता है, यह प्रश्न सदैव काव्य चिंतन के केंद्र में रहा है। समय समय पर बहुत तेरे विद्वानों ने इसको अलग अलग रूप में व्याख्यायित किया है, लेकिन अपनी कविताओं से काव्य चिंतन के स्वरूप को बदल देने वाले कवि कम हुए हैं। जैसे
कविता में सत्य चित्त आनंद को मुक्ति बोध ने अपनी वैचारिक समझदारी से सत्य चित्त वेदना में परिवर्तित कर आधुनिक यथार्थ के स्वरूप को अपनी फैंटेसी द्वारा चित्रित किया और समांतवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था के क्रिया व्यापार को पहचाना। यही सत्य चित्त वेदना ज्ञानेन्द्रपति के यहाँ अपने लोकोन्मुख सांस्कृतिक वे बोध में आकर जनमन वेदना में बदल जाती है। जहाँ मनुष्य अपनी संघर्ष गाथा में आदिम महक के साथ मौजूद है, ज्ञानेन्द्रपति की काव्य यात्रा से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि वे जनवादी पक्षधरता के साथ लोक संस्कृति की अलग जगाने वाले आधुनिक कबीर हैं। उनकी कविताओं में सत्ता की दमनात्मक प्रवृत्ति का निडरता पूर्वक विरोध, प्रेम की मानवीय अनुभूति, जनवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधरता, खत्म हो रही लोक संस्कृति का संरक्षण आदि भाव प्रमुखता से मौजूद है। अंततः उनकी कविताओं को व्याख्यायित करती हुई एक कविता जो उन्होंने स्वयं लिखी है, शब्दों में जो रोशनी है जनमन वेदना में सनी है, होठों से ही नहीं कढ़ी बात गहरी हृदय छनी है। तो इस प्रकार